सुप्रभात बच्चों। आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल से होंगे। आज के ऑनलाइन क्लास में मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, प्रधानाध्यापक, कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा, औरंगाबाद, आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग 8वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक का एक पाठ पढ़ेंगे, जो पाठ बच्चों हंसाने वाला है। यह पाठ पढ़कर आपको अंदर ही अंदर गुदगुदी होगी, मजा आएगा, आप आनंदित होंगे। तो बच्चों, यह जो पाठ है वो एक तरह से व्यंग्य है, हास्य व्यंग्य है। व्यंग्य का मतलब बच्चों होता है साहित्य की ऐसी विधा जिसमें विसंगतियों पर, बुराइयों पर, दोषों पर अप्रत्यक्ष रूप से उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसका उपहास उड़ाया जाता है, उसकी आलोचना की जाती है। तो ऐसी विधा को व्यंग्य कहते हैं। व्यंग्य में जो लेखक जो विसंगतियां हैं, जो दोष हैं, उन पर वह अपने शब्दों के माध्यम से, जो इसमें पात्र होते हैं उसके संवाद के माध्यम से वो उसका मजाक उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, और उसकी जो बुराइयां हैं वह लोगों के सामने लाता है। तो इस तरह की जो विधा है वह व्यंग्य की विधा है। बच्चों, यह जो व्यंग्य, हास्य व्यंग्य है, मतलब हंसाने वाला व्यंग्य है, इससे आप पढ़ेंगे तो आपको हंसी भी आएगी। तो इसके जो लेखक हैं वह हैं बेढब बनारसी। नाम क्या है? बेढब बनारसी। नाम भी बड़ा हंसने वाला है, बेढब। लेकिन इनका जो वास्तविक नाम था, वास्तविक नाम इनका था केडी प्रसाद गौड़। ये वाराणसी में ही इनका जन्म हुआ था 1885 ईस्वी में। यह उपन्यासकार भी रहे, कवि भी रहे। लगभग 1 दर्जन इनकी पुस्तकें प्रकाशित हुई। लेकिन यह व्यंग्य विधा के लेखक माने जाते हैं। हास्य व्यंग्य में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है, और जो समाज में, जो व्यवस्था में जो विसंगतियां रही हैं, बुराइयां रही हैं, उसको उन्होंने अपने चुटीले अंदाज में व्यक्त किया है। अब मजा आएगा आपको इसे पढ़ने में। बच्चों, आप कभी बीमार पड़े हैं? देखिए, भगवान न करे कि आप कभी भी बीमार पड़ें। आप हमेशा निरोग रहें, स्वस्थ रहें। लेकिन शरीर ही है, कभी कभी हमारा शरीर जो है बीमार हो जाता है। तो कभी बीमार पड़े होंगे तो आप इलाज करवाए होंगे। इलाज आप कहाँ करवाते हैं? आप अस्पताल में जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। गौर करिए, अगर वो डॉक्टर साहब से भी वो इलाज ठीक नहीं हुआ तब कहाँ जाएंगे? तो यह सब इसमें बातें हैं कि लेखक एक बार बीमार पड़ता है और वह तरह तरह से इलाज करवाता है, और इलाज के क्रम में ही जो स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए जो पद्धति है, चिकित्सा पद्धति, उस चिकित्सा पद्धति में कहाँ कहाँ बुराइयां हैं, कहाँ कहाँ दोष हैं, उसको इसमें व्यक्त किया गया है। तो इसका शीर्षक ही है चिकित्सा का चक्कर। क्या है? चिकित्सा का चक्कर। मतलब चिकित्सा के लिए चक्कर लगा रहा है ये मरीज, यानी लेखक। तो मजा आएगा इस हास्य व्यंग को पढ़ने में, सुनने में। तो आइए हम लोग अब शुरू करते हैं बेढब बनारसी का यह हास्य व्यंग। लेखक कहते हैं, यानी कि बेढब बनारसी कहते हैं, मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी हूं। हट्टा कट्टा समझ रहे हैं ना? शारीरिक रूप से मजबूत हूं। मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी हूं। देखने में मुझे कोई भला आदमी रोगी नहीं कह सकता।
इनके शरीर की बनावट ऐसी है, डील डॉल ऐसा है कि कोई भी इनको रोगी नहीं कर सकता है। मेरी आयु लगभग 35 वर्ष की है। लेखक कहते हैं कि मेरी आयु 35 वर्ष की है, आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा। इनका दावा है कि इनने ये कभी बीमार नहीं पड़े। लोगों को बीमार देखता था तो मुझे बड़ी इच्छा होती थी कि किसी दिन मैं भी बीमार पड़ता तो अच्छा होता। ये कभी बीमार नहीं पड़े थे। लोगों को बीमार देखते तो इनकी इच्छा हो जाती कि काश मैं भी बीमार कभी पड़ जाता। यह तो न था कि मेरे बीमार होने पर दिन में 2-4 बार बुलेटिन निकलते, पर इतना अवश्य था कि मेरे बीमार पड़ने पर हंटले बिस्कुट, जिन्हें साधारण अवस्था में घर वाले खाने नहीं देते, दवा की बात और है खाने को मिलते। इनकी इच्छा थी कि बीमार ये पड़ जाते तो जो हंटले बिस्कुट है, जो प्रायः नहीं मिलता है खाने को, वो कम से कम बिस्कुट खाने को मिलता। यूडी क्लोन की शीशियां सिर पर कोमल करों से बीवी उड़ेल कर मलती। इनकी इच्छा थी कि इनकी पत्नी इनका माथा का मालिश करती, तेल डाल करके, चूंकि बीमार पड़ जाते। और सबसे बड़ी इच्छा यह थी कि दोस्त लोग आकर मेरे सामने बैठते और गंभीर मुद्रा धारण करके पूछते, कहिए बेढब जी, कैसी तबीयत है। यह भी इच्छा थी कि यदि बीमार पड़ते तो दोस्त लोग आते, हाल चाल पूछते, बड़ी गंभीर मुद्रा में कहते, कहिए बेढब जी, आपकी तबीयत कैसी है, किसकी दवा हो रही है, कुछ फायदा है। जब कोई इस प्रकार से रोनी सूरत बनाकर मेरे मुझसे प्रश्न करता, तब मुझे बड़ा मजा आता और उस समय मैं आनंद की सीमा के उस पार पहुंच जाता। लोग हाल चाल लेते, पूछते कि कहिए क्या है भाई, कैसी तबीयत आपकी है, रोग सही है नहीं। इस तरह से जब रोनी सूरत बनाकर मेरे मित्र हाल चाल पूछते तो मुझे बड़ा अंदर ही अंदर मजा आता। तो इस कारण से लेखक चाहता था कि वह कभी बीमार पड़े। तो आपको समझ में आ रहा है, ये व्यंग्य है, ये हास्य व्यंग्य है। आगे लिखते हैं, हाँ, तो एक दिन मैं हॉकी खेल कर आया, कपड़े उतारे, स्नान किया। शाम को ही भोजन कर लेने की मेरी आदत है, पर आज मैच में रिफ्रेशमेंट जरा ज्यादा खा लिया था, इसलिए भूख न थी। श्रीमती जी ने खाने को पूछा, मैंने कह दिया कि आज स्कूल में मिठाई खाकर आया हूं, कुछ विशेष भूख नहीं है। उस दिन की घटना बताते हैं कि हॉकी खेल कर आया, कपड़े उतार कर स्नान किया, शाम को ही भोजन कर लेने की इनकी आदत थी, पर आज मैच में रिफ्रेशमेंट जो लंच मिलता है वो ज्यादा हो गया था, इसलिए भूख नहीं थी। जब इनकी पत्नी ने खाने को पूछा तो इन्होंने कह दिया कि आज स्कूल में मिठाई खाकर आया हूं, कुछ विशेष भूख नहीं है। उन्होंने कहा, पत्नी ने कहा, विशेष न सही, साधारण सही, मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा था, संभव है मेरे आने में देर हो। अब पत्नी जी जो पूछी थी वो कुछ खास अंदाज में पूछी थी, उसके पीछे कुछ कारण था कि उनको सिनेमा जाना था। वो कहें कि देखो खाना है तो खा लो, नहीं तो मैं सिनेमा जा रही हूँ और मुझे आने में देर भी हो सकती है। तो लेखक ने फिर इनकार कर दिया। लेखक ने फिर इनकार नहीं किया, उसने थोड़ा सा खा लिया, कहा कि चलो भाई थोड़ा सा खा ले रहे हैं। 12 पूरियां थीं और वही रोज वाली आध पाव मलाई। आध पाव मलाई खा गए और 12 को पूरी खा गए। तो बताइए, इतना डटकर भोजन था इनका और कह रहे थे कि भूख नहीं है। तो जैसे ही पूरी और मलाई देखे, 12 पूरी खा गए, 1 पाव मलाई खा गए। अब मलाई खा चुकने के बाद पता चला कि प्रसाद जी के यहाँ से बाग बाजार का रसगुल्ला आया है। खाना वाना खा लिए तो पता लगा कि रसगुल्ला भी घर में आया है प्रसाद जी के यहाँ से। रस तो होगा ही, कल तक संभव है कुछ खट्टा हो जाए। 6 रसगुल्ले निगल कर मैंने चारपाई पर धरना दिया। 12 पूरी, 1 पाव मलाई खाने के बाद 6 रसगुल्ला और खा गए। और रसगुल्ला भी थे तो छायावादी कविताओं की बात ही सूक्ष्म नहीं थे, स्थूल थे, मतलब कि बड़े बड़े रसगुल्ला थे।
6 गो रसगुल्ला खा गए। हट्टा कट्टा थे, खाने पीने में बड़ा शौकीन थे। खा गए 6 रसगुल्ला, खा पी के चारपाई पर सो गए। जब रात 3 बजा तो नाभि के नीचे दाहिनी ओर पेट में मालूम पड़ता था कोई बड़ी बड़ी सुइयां लेकर कोंच रहा है। रात में 3 बजे के लगभग, उन्हें भोर हो ही गया था। इनको नाभि के नीचे दर्द महसूस हुआ, और दर्द भी तो तेज महसूस हुआ, और लग रहा था कि कोई जो है सुई भोंक रहा है, कोंच रहा है। परंतु मुझे भय नहीं मालूम हुआ, क्योंकि ऐसे ही समय के लिए औषधियों का राजा, रोगों का रामबाण, अमृत धारा की एक शीशी सदा मेरे पास रहती है। कहे कि कोई बात नहीं है, पेट दर्द हो जाएगा तो इसका भी मेरे पास रामबाण इलाज है। वो अमृत धारा की शीशी रखे रहते थे। अमृत धारा की शीशी पी ली, कुछ बूंदे पी ली, कुछ बूंदे पिए पी ली तो इसके बाद भी ठीक नहीं हुआ। दोबारा पी, तिबारा पिए, पितवा पितवा पुनः पितवा की सार्थकता उसी समय मुझे मालूम हुई। पितवा पितवा पुनः पितवा, बार बार पिया, बार बार पिया। प्रातः काल होते होते वो जो औषधि थी जिसको रामबाण मानते थे, अमृत धारा, वो शीशी खत्म हो गई। उसकी सारी दवाई पी लिए, लेकिन दर्द में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। प्रातः काल इनको एक डॉक्टर के यहाँ आदमी को भेजना पड़ा कि भाई भेजो, बुलाओ किसी को, डॉक्टर को। डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल के थे। वे इक्के पर तशरीफ लाए। वो पैदल चलते नहीं थे। पहले इक्का था, आज तो ऑटो है, कार है। तो उस समय इक्का का प्रचलन था। डॉक्टर साहब इक्का पर आए। इक्का मैंने समझ रहे हैं, घोड़ा गाड़ी, जिसको लोग घोड़ा गाड़ी को खींचते हैं, तो इक्का पर लाए। सूट तो ऐसा पहने थे कि मालूम पड़ रहा था कि प्रिंस ऑफ वेल्स के वेलेंटो में है। अब इतना सूट बूट धारण किए हुए थे कि लग रहा था कि विदेशी राजकुमार हैं। ऐसे सूट वाले का इक्के पर आना वैसे ही मालूम हुआ जैसे लीडरों का मोटर छोड़कर पैदल चलना। देखिए, व्यंग यही है। घटना कहाँ है और कहाँ की बात के मजाक उड़ रहा है, तो यही है व्यंग। आप समझ रहे होंगे, यह पाठ जो है आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप व्यंग विधा को समझें। तो इतना सूट बूट ठाट बाट से पोशाक धारण करने वाले डॉक्टर साहब का इक्के से आना ऐसे ही था जैसे मोटर छोड़कर कोई लीडर नेता पैदल चले। आते ही अपना पूरा हाल कह भी नहीं सके कि डॉक्टर साहब बोले, जबान दिखलाइए। जबान में समझ रहे हैं, जीभ दिखलाइए, मुंह दिखलाइए, जीभ दिखलाइए। प्रेमियों को जो मजा प्रेमिकाओं की आंख देखने में आता है, शायद वैसा ही डॉक्टरों को मरीजों की जीभ देखने में आता है। डॉक्टर महोदय इनके जीभ को देखकर मुस्कुराए, बोले, घबराने की कोई बात नहीं है, दवा पीजिए। 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। यही व्यंग है। बात कहाँ दर्द और दवा की चल रही है, और यह हिंदुस्तान से सोना गायब होने की घटना का जिक्र हो गया। तो लेखक जो होता है अपने पात्रों के संवाद के माध्यम से जो हमारे समाज में, राजनीति में, व्यवस्था में जो दोष हैं, जो बुराइयां हैं, उन पर उलाहना देता है, उनकी मजाक उड़ाता है। तो पूछे कहे कि ये तो दर्द आपका ऐसे गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है, घबराइए नहीं। लेखक को दर्द हो रहा था, वो तो दर्द से बेचैन था, और डॉक्टर साहब साहित्य का मजा लूट रहे थे। चलते चलते बोले, अभी अस्पताल खुला न होगा
नहीं तो आपको दवा मंगानी न पड़ती। खैर, चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगवा लीजिएगा, वहां दवाइयां ताजी मिलती हैं। बोतल में पानी गर्म करके सेकिएगा। डॉक्टर साहब चलते चलते यह भी बताए कि अस्पताल तो अभी खुला नहीं होगा, दवा की तुरंत जरूरत है, इसलिए आप चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगाइएगा, वहां की दवा ताजी रहती है। तो देखिए, अब इसमें ये बात है कि डॉक्टर साहब दवा की दुकान भी बताते थे कि आप दवा खरीदनी है तो उसी दुकान से खरीदनी है जहां से मैं कह रहा हूं, क्योंकि वहां दवा ताजी मिलती है, दवा सही मिलती है। तो डॉक्टर साहब का जो होता है, कहीं अपना उनका परिचय होता है किसी दुकान वालों से, तो दुकान वालों का नाम वो लोग बता देते हैं, कारण चाहे जो रहा हो आप समझ सकते हैं। दवा पी गई, दवा लेखक ने पी लिया, गर्म बोतलों से सेक आरंभ हुई, सेकते सेकते पेट में छाले पड़ गए, पर दर्द में कमी न हुई। दवा खाई, गर्म पानी के बोतल से पेट भी सेका, पेट में छाला पड़ गया, लेकिन दवा में दर्द में कोई कमी नहीं हुई। दोपहर हुआ, शाम हुई, पर दर्द ने मुझसे ऐसा प्रेम दिखलाया कि हटने का नाम दूर रहा। लोग, जो इनकी इच्छा थी कि मैं बीमार पड़ता और लोग देखने आते, तो वही स्थिति में ये आगे बढ़ रहे हैं, लोग देखने के लिए आने लगे। मेरे घर पर मेला लगने लगा। अब भाई लेखक बीमार हैं तो मित्र लोग, पड़ोसी लोग देखने आएंगे ही, तो मेला जैसा भीड़ हो गई वहां। ऐसे ऐसे लोग आए कि कहां तक लिखूं। हाँ, एक विशेषता थी कि जो आता एक न एक नुस्खा अपने साथ लेता आता था। कितने लोग आए, कितना का नाम लिखें, लेकिन एक बात इन्होंने गौर किया कि जितने भी लोग आए, पेट के दर्द के इलाज का एक नुस्खा बताते गए। किसी ने कहा जी कुछ नहीं, हींग पिला दो। किसी ने कहा अरे क्या है, चूना खिला दो। खाने के सिवा जूते के और कोई चीज बाकी न रह गई जिसे लोगों ने न बताई। सब लोग अपने अपने नुस्खे बताए, उपाय बताए, सब चीज खाया लेखक ने, लेकिन उसके पेट का दर्द ठीक नहीं हुआ। अब खाने के लिए एक ही बात बच गई थी, वह थी जूता। 3 दिन बीत गए, दर्द में कमी न हुई। लोग आते मुझे देखने के लिए, पर पर चर्चा छिड़ती थी कि प्रसाद जी का अमुक नाटक रंगमंच की दृष्टि से कैसा है। राय कृष्णदास हफ्ते में 9 बार दाढ़ी क्यों बनाते हैं। मुझे भी कुछ बोलना ही पड़ता था। ऊपर से पान और सिगरेट की चपत अलग, भला दर्द में क्या कमी है। अब जो लोग देखने आते, तरह तरह के उनके बीमारी पर कोई चर्चा नहीं होती, चर्चा होती दूसरे दूसरे विषयों पर। अब लेखक को भी हाँ हूं करना पड़ता था। अब कोई आ गया तो चाय पानी नाश्ता सिगरेट पान तो चाहिए ही, ऊपर से इनका दर्द भी था और ऊपर से खर्च भी इनका हो रहा था। आखिर में लोगों ने कहा कि तुम कब तक इस तरह पड़े रहोगे। जब 3 दिन बीत गए तो लोगों ने कहा कि भाई तुम इस तरह पेट के दर्द लिए हुए कब तक पड़े रहोगे, किसी दूसरे की दवा करो, यहाँ डॉक्टर की कमी थोड़े है। लोगों की सलाह से डॉक्टर चूहानाथ कातर जी को बुलाने की सलाह हुई। कहा कि भाई देखो देखो, गांव में, इस नगर में एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं जिनका नाम है चूहानाथ कातर जी। नाम भी बड़ा विचित्र था। आप लोग डॉक्टर का नाम सुनकर चौंकिए नहीं, इसमें जो है हंसिए नहीं, इस पर मेरा कोई दोष नहीं है, उनके माँ बाप का दोष है। यदि मुझे इनका नाम रखना होता तो अवश्य ही कोई साहित्यिक नाम रखता। वे थे यथा नाम तथा गुण, जैसा उनका नाम था वैसा उन डॉक्टर साहब का गुण था। उनकी फीस 8 रुपए थी। जब ये व्यंग लिखा गया होगा, उस समय 8 रुपए की कीमत
बहुत अधिक होगी, तो 8 रुपए कीमत थी और मोटर का 1 रुपया अलग। डॉक्टर साहब मोटर से चलते थे, तो 9 रुपया खर्च था उनके फीस में। और ये लंदन से FRCS की डिग्री प्राप्त किए थे। कुछ लोगों का सौंदर्य जो है रात में बढ़ जाता है। ऐसा होता है कि कुछ लोग रात में देखने में सुंदर मालूम होते हैं, उसी तरह से डॉक्टरों की फीस जो है रात में बढ़ जाती है। यहाँ भी व्यंग है। डॉक्टर साहब जो होते हैं वो रात में अपनी फीस बढ़ा देते हैं। खैर, डॉक्टर साहब बुलाए गए। आते ही हमारे हाल पर रहम किया और बोले, मिनटों में दर्द गायब हुआ जाता है, थोड़ा पानी गर्म करवाइए। डॉक्टर साहब आते आते बोले, अरे क्यों घबराते हैं, पानी गर्म करवाइए, 1 मिनट में आपका दर्द खत्म हो जाएगा। तब तक यह दवा मंगवा लीजिए। एक पुर्जे पर उन्होंने दवा का नाम लिखा, पानी गर्म हुआ, 2 रुपए की दवा आई। डॉक्टर बाबू ने तुरंत एक छोटी सी पिचकारी निकाली और उसमें एक लंबी सुई लगाई, पिचकारी में दवा भरी और मेरे पेट में वह सुई खोंच कर दवा डाली। डॉक्टर साहब जो थे, सुई सुई समझ रहे हैं ना, तो सुई से, सिरिंज से जो दवा मंगाए थे उसको भरा सिरिंज में और उनके पेट में वो दवा सुई लगाकर दे दी। डॉक्टर साहब कुछ कहकर और उनको सांत्वना देकर चले गए। उसके बाद लेखक को नींद आ गई और वो सो गए। जब उनकी नींद प्रातः काल में खुली तो कह नहीं सकते, पर दर्द में कमी हो चली थी और दूसरे दिन प्रातः काल पीड़ा रफ्तु चक्कर हो गई थी। पेट में जो सुई दिलाया, इससे उनको राहत मिला और उनके पेट का दर्द जो है कम हो गया। कोई 2 सप्ताह तक वो स्वस्थ होने में उनको लगा। बराबर डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की दवा पीता रहा। 18 आने की शीशी प्रतिदिन आती रही। 18 आने की शीशी थी, रोज लाया जाता था। दवा के स्वाद का क्या कहना, शायद मुर्दे के मुख में डाल दी जाए तो तिल मिला उठे। मतलब दवा बहुत कड़वी थी। मुर्दा के मुंह में दवा डालने से तिल मिलाने का अर्थ है कि दवा बहुत कड़वी थी। 15 दिन के बाद डॉक्टर साहब के घर जब ये गए तो उन्हें धन्यवाद देने के लिए गए। मैंने पूछा, लेखक ने पूछा कि अब तो दवा पीने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो डॉक्टर साहब बोले, यह तो आपकी इच्छा पर है, पर यदि आप काफी एहतियात न करेंगे तो आपको अपेंडिसाइटिस हो जाएगा। कहे कि देखिए, आपको एक गंभीर बीमारी होने वाली है, अपेंडिसाइटिस। आप जरा सावधानी बरतिए। आपकी श्रीमती जी बड़ी भाग्यवती हैं। अगर 6 घंटे की देर हो जाती तो उन्हें जिंदगी भर रोना पड़ता। वह तो कहिए, आपने मुझे बुला लिया, अभी कुछ दिनों तक दवा पीजिए। डॉक्टर साहब कहे कि अरे बड़े भाग से आप बच गए। आपकी जो श्रीमती जी पत्नी हैं वो बड़ी भाग्यवती हैं। अगर कुछ देर कर देते, 4-6 घंटा देर हो जाती और तब बुलाया जाता, तब तो मैंने समझिए कि आपका जीवन समाप्त ही हो जाता। इसलिए अच्छा हुआ कि आप मुझे बुला लिए, समय पर आपका इलाज हो गया। इस बीच डॉक्टर साहब ने ऐसे ऐसे मर्जों के नाम सुनाए, ऐसे ऐसे रोगों के नाम सुनाए कि मेरी तबीयत फड़क उठी। भला मुझे ऐसे मर्ज हुए जिनका नाम साधारण क्या बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते। मालूम नहीं ये मर्ज सब डॉक्टरों को मालूम है कि केवल हमारे कातर जी को ही मालूम है। खैर, मैंने दवा जारी रखी। अब डॉक्टर साहब के पास में बैठे तो डॉक्टर साहब एक से एक रोग का नाम बताने लगे। अब बेचारे रोग के नाम सुन के घबरा गए। उनको लगा कि ऐसे ऐसे भयंकर रोग हैं, नाम बड़े बड़े हैं, भयंकर है तो रोग भी भयंकर होगा। तो क्या ये रोग डॉक्टर साहब ही केवल जानते हैं कि सब डॉक्टर साहब जानते हैं कि हमारे डॉक्टर चूहानाथ कातर जी जानते हैं? खैर जो हो,
दवा वो पीना जारी रखे। अभी 1 सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ था कि 2 बजे दिन को एकाएक सिरदर्द रूपी फौज ने मेरे शरीर रूपी किले पर हमला कर दिया। पेट दर्द तो ठीक रहा था, लेकिन अब माथा में दर्द हो गया, सिर दर्द होने लगा, भयंकर तेज दर्द होने लगा। डॉक्टर साहब ने जिन जिन भयंकर मर्जों का नाम लिया था, उनका स्वरूप मेरी रोती हुई आंखों के सामने नृत्य करने लगा। डॉक्टर साहब ने जो जो भयंकर भयंकर रोगों के नाम बताए थे, जब इनका माथा में दर्द हुआ तो लगा कि वही रोग जो इनके सामने नृत्य कर रहा है। मैं सोचने लगा कि हमला उन्हीं में से किसी एक मर्ज का है। तुरंत डॉक्टर साहब के यहाँ आदमी दौड़ाया कि इंजेक्शन का सामान लेकर चलिए। इधर मेरी हालत क्या थी उसका वर्णन यदि सरस्वती शॉर्ट हैंड से भी लिखें तो संभवतः समाप्त न हो। अब हालत इतनी खराब थी कि उसका वर्णन जो है सरस्वती शॉर्ट हैंड से भी पूरा नहीं किया जा सकता है। हवाई जहाज के पंखी की तेजी के समान करवटें बदल रहा था। लेखक का माथा में तेज दर्द हो रहा था, बिल्कुल बेचैन थे। पंखे की तेजी के समान वो करवट बदल रहे थे। इधर मित्रों और घर वालों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि अब कौन बुलाया जाए, पर निशस्त्रीकरण सम्मेलन की भांति कोई न किसी की बात मानता था, न कोई निश्चय ही हो पाता था। निशस्त्री सम्मेलन ऐसा है जहां लोग कहते सब हैं, मानते कोई नहीं। उसी तरह से जब ये माथा में दर्द इनको शुरू हुआ तो घर वाले और मित्रों के बीच वार्तालाप हुई, चर्चा हुई कि अब क्या किया जाए, किस डॉक्टर को बुलाया जाए। सब लोग अपना अपना पक्ष रख रहे थे, कोई भी किसी का पक्ष सुनने को तैयार नहीं था। मालूम नहीं लोगों की क्या क्या बहसें हुई, कौन कौन प्रस्ताव फेल हुए, कौन कौन पास। अंत में हमारे मकान के बगल में रहने वाले पंडित जी की ही विजय हुई और आयुर्वेदाचार्य रसज्ञ रंजन चिकित्सा मार्तंड कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री को बुलाने की बात तय हुई। इतना बड़ा सब नाम का विशेषण है कि ऐसे ही कोई थोड़े आचार्य वेद के बन जाते हैं, डिग्री लेते हैं, ज्ञान रहता है। लेखक यह व्यंग करता है। एक सज्जन रसज्ञ रंजन चिकित्सा मार्तंड कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री, नाम सुनने में अच्छा लग रहा है ना। तो इन आयुर्वेदाचार्य को बुलाया गया, एक आदमी को भेजा गया। कोई 45 मिनट बीत गए, परंतु न वैद्य जी आए न भेजे गए सज्जन का ही पता चला। 45 मिनट हो गए, वैद्य जी नहीं आए। एक और दर्द आयकर की तरह बढ़ता जा रहा। आयकर संपत्ति कर बढ़ता जा रहा था। दूसरी ओर इन लोगों का पता नहीं था और भी बेचैनी बढ़ी। अंत में जो साहब गए थे लौट कर आए, बोले वैद्य जी ने बड़े गौर से पत्रा देखा और कहा कि अभी बुध के संक्रांति वृत्त में शनि की स्थिरता है। 31 फल 9 विपल में शनि बाहर हो जाएगा और 1.5 घटी एकादशी का योग है। उनके समाप्त होने पर मैं चलूंगा। सुनकर मेरा कलेजा कबाब हो गया। लेखक कहते हैं कि जिस आदमी को भेजे थे वो आदमी को वैद्य जी बताए कि देखिए अभी ग्रह दशा जो है सही नहीं है और मैं ग्रह दशा के मुताबिक यात्रा करता हूं। जब ग्रह दशा बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, अनुकूल हो जाएगी, तब मैं आऊंगा। इधर तो ये सब सुनकर कलेजा जो है कबाब हो गया, मैं कलेजा जो है जल गया इनका। मगर वे कह आए थे इसलिए उनको बुलाना भी आवश्यक था। मैंने फिर उन्हें भेजा, फिर आदमी को भेजा गया। जब समय जो बताए थे इतना समय के बाद आगमन का शुभ मुहूर्त हो रहा है तो मैं आऊंगा। तो ये व्यंग है। अब चिकित्सा की जरूरत है, इलाज की जरूरत है,
और शुभ मुहूर्त में कोई आने के लिए बात करे तो बताइए रोगी का इलाज कब होगा, किस दशा में होगी। कोई आधा घंटा बाद वैद्य जी एक पालकी पर तशरीफ लाए, है ना। जो पहले डॉक्टर साहब थे वो इक्का पर आए थे, एक और चूहानाथ कातर जी थे वो मोटर पर आए थे, ये वैद्य जी थे तो ये पालकी पर आए। आकर सामने कुर्सी पर बैठ गए, धोती पहने हुए थे, कांधे पर एक सफेद गमछा डाले हुए थे, दुपट्टा डाले हुए थे। इसके अतिरिक्त शरीर पर सूत के नाम पर जनेऊ था, जिसका रंग देखकर यह शंका होती थी कि कविराज जी कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। वैद्य जी ने कुछ और पूछा, पहले नाड़ी हाथ में ली, हाथ में उनकी नाड़ी ली और चेक किया। 5 मिनट तक एक हाथ की नाड़ी देखी, फिर दूसरे हाथ की नाड़ी देखी और बोले वायु का प्रकोप है, वात का प्रयोग है, वायु का प्रकोप है। जैसे आज नहीं कहते हैं गैस हो गया है, तो गैस को ही हिंदी में वायु कहते हैं। तो बोले कि वायु का प्रकोप है, वात का प्रयोग है, प्रकोप है। यकृत में वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत्र में जा पहुंची है, इससे मंदाग्नि का प्रादुर्भाव होता है और किसी कारण जब भोज्य पदार्थ प्रतिहत होता है तब शूल का कारण होता है। अब संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों का प्रयोग करके कविराज वैद्य जी लेखक को उनके रोग के बारे में बताए। कविराज जी मालूम नहीं क्या बक रहे थे और मेरी तबीयत दर्द और क्रोध से एक दूसरे के संसार में छटपटा रहे थे। अब डॉक्टर जो वैद्य जी थे संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों का प्रयोग कर रोग के बारे में वर्णन कर रहे थे और यहाँ जो लेखक था उसका दर्द से बेहाल था। वो कुछ बात उसको समझ में नहीं आ रही थी कि कविराज जी क्या बोल रहे हैं। आखिर लेखक से रहा नहीं गया, उन्होंने एक सज्जन से कहा जरा अलमारी में से आपटे का कोष तो लेते आइए। यह सुनकर कुछ लोग चकराए कि भाई शब्दकोश क्यों मांग रहे हैं। तो शब्दकोश इसलिए मांग रहे हैं कि जो इतना गंभीर गंभीर शब्द बोल रहे थे उसको समझने के लिए शब्दकोश की ही जरूरत थी। बोले कि भाई मैं तो होश में नहीं हूं, मैंने कहा दवा तो पीछे होगी, पहले यह तो समझ लूं कि मुझे रोग क्या है। तत्पश्चात वैद्य जी चरक सुश्रुत के श्लोक सुनाने लगे और अंत में कहा देखिए मैं दवा देता हूं और अभी आपको लाभ होगा। पंडित जी ने दवा दी, कहा कि अदरक के रस में इस औषधि का सेवन करना होगा। खैर उनको फीस दी गई, किसी प्रकार वैद्य जी से पिंड छूटा। 2 दिन दवा की गई, कभी कभी अवश्य कम हो जाता था दर्द, पर पूरा दर्द न गया। सीआईडी के समान पीछा छोड़ता ही न था, दर्द जो था वो पीछा नहीं छोड़ रहा था। चारपाई पर पड़ा रहने लगा, लेखक लेटे रहने लगे। दिन को मित्रों की मंडली आती थी, वह आराम देती थी कम, दिमाग चाटती थी अधिक। मित्र लोग आते थे, इनको राहत कम मिलता था, अशांति ज्यादा मिलती थी। एक सज्जन मुझे देखने के लिए तशरीफ लाए थे, बोले साहब आप लोगों को देश का हर समय ध्यान रखना चाहिए, आप किसी भारतीय हकीम अथवा वैद्य को दिखलाइए। मैंने मन में सोचा कि वैद्य महाराज को तो मैंने देख ही लिया, हकीम भी सही। एक आए थे मिलने के लिए मित्र, कहे कि रे आप लोग जो है साहब कम से कम भारतीय चिकित्सा पद्धति में विश्वास कीजिए और वैद्य या हकीम से दिखाइए, क्या एलोपैथ के चक्कर में आप लोग पड़े हुए हैं। तो लेखक सोचे कि वैद्य का से तो इलाज हो गया है, अब हकीम से भी इलाज हो जाना चाहिए। तब अब हुआ कि हकीम साहब को बुलवाया जाए। हकीम साहब आए। यद्यपि मैं अपनी बीमारी का जिक्र और बेहोशी का हाल लिखना चाहता हूं, पर हकीम साहब की पोशाक और उनके रहन सहन
तथा फैशन का जिक्र न करना मुझसे न हो सकेगा। इतना शानदार वो पहनावे में आए थे हकीम साहब, तो उनके बारे में लिखना लेखक को आवश्यक लगा और वो लिखे। सर्दी बहुत तेज नहीं थी, फिर भी ऊनी कपड़ा पहनने का समय आ गया था, परंतु हकीम साहब चिकन का बंददार कुर्ता पहने हुए थे। सिर पर बनारसी लोटे की तरह टोपी रखी हुई थी। पांव में पजामा ऐसा मालूम होता था कि चूड़ीदार पजामा बनने वाला था, परंतु दर्जी ईमानदार था, उसने कपड़े चुराया नहीं, सब का सब लगा दिया। अथवा यह भी हो सकता है कि ढीली मोहरी के लिए कपड़ा दिया गया हो, दर्जी ने कुछ कतर ब्योंत की हो और चुस्ती दिखाई हो। जूता कामदार दिल्ली वाला था। हकीम साहब पतले दुबले इतने थे कि मालूम पड़ता था कि अपनी तंदुरुस्ती अपने मरीजों को बांट दी है। हकीम साहब में नजाकत भी बला की थी। रहते थे बनारस में, मगर कान काटते थे लखनऊ के। इनका पहनावा चाल ढाल बड़ा शौकीन था। रहते थे तो बनारस में, लेकिन लखनवी अंदाज में रहते थे। आते ही हकीम साहब आए तो लेखक ने सलाम किया, जिसका उत्तर उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़े अंदाज में दिया। बड़े अंदाज से बोले, मिजाज कैसा है? मैंने कहा, मर रहा हूं, बस आपका ही इंतजार था। अब यह जिंदगी आपके ही हाथों में है। हकीम साहब ने कहा, यार आप तो ऐसी बात करते हैं गोया जिंदगी से बेजार हो गए हैं। भला ऐसी गुफ्तगू भी कोई करता है? मरे आपका दुश्मन, नब्ज तो दिखाइए। खुदा बंदा करीब ने चाहा तो आनन फानन में दर्द रफू चक्कर हो। अब शेर शायरी के अंदाज में बोल रहे थे। कहा कि तुरंत रफू चक्कर हो जाएगा दर्द आपका। मैंने कहा, लेखक ने कहा, अब आपकी दुआ है। आपका नाम बनारस ही नहीं, हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है, इसलिए आपको तकलीफ दी गई। अब थोड़ा सा ये भी उनकी प्रशंसा कर दिए कि आपका तो लुकमान की तरह नाम है। हकीम लुकमान बहुत प्रसिद्ध हकीम थे। कहे कि आपका तो लुकमान के जैसा नाम है हिंदुस्तान में। 10 मिनट तक हकीम साहब ने नब्ज देखी, फिर बोले, मैं नुस्खा लिख देता हूं, इसे इस वक्त आप पीजिए, इंशाअल्लाह जरूर शिफा होगी। बोले कि आप दवा पीजिए, ईश्वर के कर्म से आपको जरूर जो है राहत मिलेगी। हकीम साहब चलने को तैयार हुए, उठे, उठते उठते बोले, जरा एक बात का ख्याल रखिएगा कि आजकल दवाइयां लोग बहुत पुरानी रखते हैं, मेरे यहाँ ताजी दवाइयां मिलती हैं। बोले कि मेरे यहाँ ताजी दवाइयां मिलती हैं, आप आ जाइए। हकीम साहब दर्द जो दवा लिखे थे उससे दर्द में कमी हो चला, परंतु दुर्बलता बढ़ चली थी। कभी कभी दर्द का दौरा भी अधिक वेग से हो जाता था। घर वालों को और मुझे भी दर्द के संबंध में विशेष चिंता होने लगी। कोई कहता था कि लखनऊ जाओ, कोई एक्सरे का नाम लेता था, किसी किसी ने राय दी कि जल चिकित्सा कीजिए। एक सज्जन ने कहा, यह सब कुछ नहीं, आप होम्योपैथी इलाज शुरू कीजिए, देखिए कितनी शीघ्रता से लाभ होता है। बोले, साहब इन नन्ही नन्ही गोलियों में मालूम नहीं कहाँ का जादू है। साहब जादू का काम करती हैं, जादू का। इनके एक मित्र ने कहा कि होम्योपैथ की दवा चलाइए, उसकी नन्ही नन्ही गोलियों में जादू होती है, आप गोलियों को खा करके तो देखिए, बहुत शीघ्रता से लाभ होगा। एक प्रकृति चिकित्सा वाले ने कहा था कि आप गिल्ली मिट्टी पेट पर लेप कर धूप में बैठिए। एक प्राकृतिक चिकित्सा के समर्थक आए और बोले कि कुछ नहीं, आप ऐसा करिए कि पेट पर गीली माटी लेप कर लीजिए
और धूप में बैठ जाइए, 1 हफ्ते में दर्द हवा हो जाएगा। हमारे साहब, ससुर साहब एक डॉक्टर को लेकर आए। उन्होंने कहा, देखिए साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार हैं। मैं बीच में बोल उठा, समझदार न होता तो आपको कैसे यहां बुलाता। इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई। उन्होंने बड़े प्रेम से देखा, देखकर बोली, मैं तो पहले ही सोच रही थी कि यह सब कुछ ऊपरी खेल है। मैंने पूछा, यह ऊपरी खेल क्या है नानी जी? और नानी जी बोली, बेटा, सब कुछ किताब में थोड़े ही लिखा रहता है। बात यह है कि किसी चुड़ैल का फसाद है। मेरी स्त्री और माता की ओर देखकर कहने लगी, देखो ना, देखो देखो, इसकी बरौनी कैसी खड़ी है, कोई चुड़ैल चुड़ैल लगी है, किसी को दिखा देना चाहिए। मैंने कहा, डॉक्टर तो मेरे जान के पीछे लग गए हैं, क्या चुड़ैल उनसे भी बढ़कर है? जब सब लोग चले गए तब उनकी पत्नी ने कहा, तुम लोगों की बात क्यों नहीं मान लिया करते? कुछ हो या न हो, इसमें तुम्हारा हर्ज ही क्या है? मेरे दर्द में किसी विशेष प्रकार की कमी न हुई। ओझा से तो किसी प्रकार की आशा क्या करता, पर बीच बीच में दवा भी होती जाती थी। कुछ लाभ अवश्य हुआ, पर पूरा फायदा न हुआ। मैं अब पक्का इरादा कर लिया कि लखनऊ जाऊं। जो बात काशी में नहीं हो सकती, लखनऊ में हो सकती है। वहां सभी साधन हैं। सब तैयारियां हो चुकी थी। इतने में एक और डॉक्टर का एक मेहरबान लिवाल आए। उन्होंने देखा, जरा मुंह तो देखूं। इनके जो मित्र थे, मेहरबान थे, एक डॉक्टर को ले आए। ये लखनऊ जाने की तैयारी में थे। डॉक्टर साहब आए, कहे कि जरा मुंह दिखाओ। मैंने कहा, मुंह क्या, जीभ जो चाहे देखिए, सब देख लीजिए। देखकर बड़े जोर से डॉक्टर साहब हंसे। बोले कि जब वो हंसे तो लेखक घबरा गया कि भाई ये हंसे क्यों? ऐसी हंसी तो केवल कवि सम्मेलन में बेढंगी कविता के समय सुनाई देती है। मैं भी चकित हुआ। डॉक्टर साहब बोले, किसी डॉक्टर को यह सूझी नहीं, तुम्हें पायरिया है। कोई डॉक्टर को नजर नहीं गई, आपको पायरिया है ना? उसी का जहर पेट में जा रहा है और सब फसाद पैदा कर रहा है। मुंह में डायरिया है, दांत में, और वो जो डायरिया, वो पायरिया है, और दांत में पायरिया का जो है दुर्गंध, वो सब आपके पेट में जा रहा है, और वही से आपको दर्द हो रहा है पेट में। मैंने कहा, डॉक्टर साहब से पूछा लेखक ने कि तब क्या करूं? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इसमें करना क्या है, किसी दंत चिकित्सक के यहाँ जाकर दांत निकलवा दीजिए। कुछ करना थोड़े है, पायरिया तो ठीक होगा नहीं, दांत निकलवा दीजिए आप। मैंने अपने मन में कहा कि आपको यह तो कहने में कुछ कठिनाई ही नहीं हुई, वो या दांत निकलवाने में कोई तकलीफ ही नहीं होती। डॉक्टर साहब ऐसे कह रहे थे कि मानो दांत निकलवाने में तकलीफ नहीं होती। खैर, रात भर लेखक ने सोचा। उन्हें निश्चय भी किया कि यही डॉक्टर ठीक कहते हैं। दंत चिकित्सक के यहाँ से पूछवाया। उसने कहलवाया कि 3 रुपए के दांत तोड़वाने के लिए लगेंगे, कुल दांतों के लिए 96 रुपए। कहा कि एक दांत हम तोड़ेंगे तो 3 रुपए लगेगा। 32 दांत है, 32 दांत तोड़ने में 96 रुपया खर्च होगा, मगर मैं आपके लिए 6 रुपए छोड़ दूंगा। कुल दांतों के लिए इसके अतिरिक्त दांत बनवाई 150 अलग। कहा कि जब आपका दांत सब टूट जाएगा तो दांत हम लोग कृत्रिम दांत लगाएंगे, उस दांत का दाम रहेगा 150 रुपए। तो 90 रुपया हो गया तुड़ाई, और 150 रुपया हो गया नया दांत लगाई, कृत्रिम दांत लगाई। यह सुनकर लेखक के पेट में जो दर्द था, वो सिर में भी चक्कर आने लगा। अगर मैंने सोचा कि जान सलामत है तो सब कुछ, इतना और खर्च करो। श्रीमती जी को बुलाया, पत्नी को बुलाया लेखक, और कहा कि
इतना रुपया लग रहा है, लाइए। तो पत्नी ने पूछा क्या होगा, इतना रुपया आप क्यों मांग रहे हैं, 240 रुपया। बोले कि ऐसा ऐसा बात है कि दांत में पैरिया हो गया है, इस सब दांत को तोड़वा करके और कृत्रिम दांत लगवाना है। इसमें 90 रुपया दांत की तोड़ाई और 150 रुपया दांत, कृत्रिम दांत लगवाई लगेगा। श्रीमती जी गुस्सा गई, बोली कि तुम्हारी बुद्धि जो है कहीं घास चरने गई है। आज कोई कहता है दांत उखड़वा लो, कल कोई कहेगा सारे बाल उखड़वा लो, परसों कोई डॉक्टर कहेगा नाक नुचवा डालो, आंखें निकलवा दो। यह सब फिजूल है। ऐसा करो, आप खाना ठिकाने से खाओ, 15 दिन में ठीक हो जाओगे। तो लेखक ने कहा कि जब तुम्हें अपनी ही दवा करनी थी तो इतने रुपया क्यों बर्बाद कर दिए। जब तुम अपने ही से कह रही थी कि बढ़िया से खाना खाओ ठीक हो जाओगे, तो तुम इतना रुपया क्यों खर्च करवा दी। पहले न बताना चाहिए था, इतना चिकित्सा का चक्कर भी चला। तो बच्चों, आपने ये देखा कि यह जो हास्य व्यंग्य है वो किस तरह से लिखा जाता है और यह व्यंग्य या साहित्य की यह विधा कैसी होती है, आपने ये देखा। इस पर हम लोग अब और बात अगली कक्षा में करेंगे, इसका प्रश्न अभ्यास भी करेंगे। तो आपको यह सुनकर अच्छा लगा होगा। तो बच्चों, अब मैं यह कहानी यही, यह जो हास्य व्यंग्य है यही समाप्त करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो।